हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा पर। जैसा कि आप जानते हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आ चुका है इंडियन ज्योग्राफी का, और हम अभी ज्योग्राफी के पोर्शन में भारत का भूगोल प्रारंभ किए हुए हैं, जिसके 2 लेक्चर आपको लिंक के रूप में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आप जाके वहाँ से पहले वो ज़रूर देख लें अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसका तीसरा पार्ट, लेकिन उससे पहले आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम रहबर नवाज है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिजल्ट मित्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तीसरी क्लास है ये हमारी, और ये शुरू होती है टॉपिक संरचना के आधार पर मैदानी क्षेत्रों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले हम भाबर, बांगर, खादर जैसी मृदा के बारे में जानेंगे और उनके महत्व और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। पहली बात आती है भावर क्षेत्र की। भावर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यह क्षेत्र हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब ये पर्वतपदीय क्षेत्र क्या होता है सर? पर्वतपदीय क्षेत्र का मतलब होता है कि पर्वत के जस्ट नीचे जहाँ से मैदान शुरू होने वाली हो, तो जब नदियाँ यहाँ पे आती हैं, उतरती हैं, तो अपने साथ काट छाट करके बड़े बड़े कंकड़ पत्थर भी ला करके यहाँ पे निक्षेपित करती हैं, और इनमें नदियाँ घुस करके विलुप्त भी हो जाया करती हैं, और फिर जहाँ निकलती हैं वह क्षेत्र कहलाता है तराई का, और फिर आगे बढ़ते हुए अपने अंदर के अवसादों को बाहर करती हैं। ये कहलाता है क्षेत्र बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मृदा का होता है, और अपने निचले भाग में यह पूरी तरह से निक्षेपित करती हैं और बाढ़ के मैदान का निर्माण करती हैं, जिसे खादर मृदा कहा जाता है। खादर मृदा अधिक उपजाऊ होती है किससे? खादर मृदा जो है अधिक उपजाऊ होती है बांगर से। ठीक है, यह मैदान लगभग 8 से 15 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है, जो कि भावर क्षेत्र है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े आकार के कणों और अवसादों से हुआ है। यह गंगा नदी के सबसे उत्तरी भाग में अवस्थित भूमि है। यह पथरीली मैदानी क्षेत्र में हिमालय की नदियाँ क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, अब बात तराई क्षेत्र की। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण भाग में अवस्थित है। यह दलदली क्षेत्र होता है, जो कि 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए ये भारत का नक्शा अगर बना लिया जाए नॉर्मली, और यहाँ पे देखें आप ऐसे, तो ये वाला जो क्षेत्र आप देखेंगे, ये वाला, ये सारे तराई के रीजन होंगे। ठीक है, यहाँ की मृदा अधिक नमी वाली होती है। होगी क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ वर्षा जल भी मिलता है और नदियों का क्रम भी आकर के यहाँ पे बाहर निकलता है, तो ये नमी वाला क्षेत्र है। इसके साथ ही यह वह क्षेत्र है जहाँ नदियाँ भावर से निकल के समतल मैदानी क्षेत्रों तक पहुँचती हैं। इस क्षेत्र में आपको घने जंगल भी पाए जाएंगे और जानवरों का निवास भी मिलेगा। इस क्षेत्र में अपना एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। यहाँ घने जंगलों के साथ साथ विशाल घास के मैदान भी पाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए, ये है आपका हिमालय। ठीक है, उसके नीचे भावर क्षेत्र, फिर तराई, फिर बांगर क्षेत्र, और नदियों के एकदम पास पास खादर क्षेत्र, और ये नदी घाटी है। बांगर की बात की जाए तो यह क्षेत्र नदी से दूर तथा ऊंचाई वाला इलाका होता है, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। ऐसे में यहाँ की मिट्टी में कोई बड़ा परिवर्तन प्रत्येक वर्ष नहीं हो पाता। यहाँ की मिट्टी काफ़ी पुरानी होने के कारण इसे पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, परंतु खादर मृदा से कम होती है। यहाँ की खेती जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत ठीक ठाक खेती यहाँ भी की जाती है। बांगर क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी में कणों का आकार बड़ा बड़ा होता है, जिसमें कैल्शियम के कण पाए जाते हैं, इसलिए कई बार इसे लवणी मृदा का भी नाम दिया जाता है। खादर मृदा क्षेत्र से अधिक ऊंचाई पर होने के कारण इस क्षेत्र में लोगों की बसावट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, जिससे उनको क्षति नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे मनुष्यों के निवास स्थान क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। अपर्दन के प्रभाव में इस मृदा की ऊपरी परत जो है नष्ट हो चुकी है, इसलिए कंकड़ की उपस्थिति के कारण इसे भूर या भूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं खादर मृदा की। ये देखिए, यहाँ पे है आपका पूरा क्या है, यहाँ पे आपका भावर, ये है पूरा तराई रीजन,
ये है आपका बांगर मृदा और ये है आपका खादर मृदा। नदियों के दोनों तरफ बाढ़ के मैदान में अवस्थित नवीन जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहते हैं। नदियाँ प्रत्येक वर्ष मानसून के दौरान अपने अवसादों को किनारों पर निक्षेपित करती हैं, जिनसे इनका नवीनीकरण होता रहता है। ये काफ़ी उपजाऊ मृदा होती है। इसमें गन्ना, चावल, गेहूँ फसलें प्रमुखता से उगाई जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पाई जाने वाली रेत का उपयोग भवन निर्माण में भी किया जाता है, जिसे हम बालू कहते हैं। अब प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश बहुत इम्पॉर्टेंट, इसमें बहुत से प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, इसमें बहुत सी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इसमें बहुत से पठार अवस्थित हैं, बहुत सी नदियां हैं। और ये पर्वतीय और ये जो पठारी प्रदेश है इसमें बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। हीरा, सोना, चांदी, पन्ना, कोयला, लोहा, तांबा, ठीक है, बॉक्साइट, ये सभी धनी है भारत की ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार आकृति में त्रिभुजाकार है। बिल्कुल आकृति में यह क्या है, त्रिभुजाकार है आपका। इसका विस्तार उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग और शिलांग के पठार से लेकर के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला तक तथा पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक तथा पश्चिम में गिर पर्वतमाला तक तथा दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियों तक है। यहाँ देखिए यह है कार्डमम की पहाड़ियाँ, यहाँ देखिए राजमहल, यहाँ पे आपका शिलांग का पठार, यहाँ पे आपका गिर का पर्वत। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है औसतन 600 से 900 मीटर तक पाई जाती है। क्योंकि यह गोंडवाना लैंड का भूभाग है, इसलिए यहाँ खनिज संसाधन भी व्यापक रूप से पाए जाते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। यह भारत का सबसे विस्तृत भौतिक स्थल है, जो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में यह पूरा एरिया फैला हुआ है। इस क्षेत्र में कई सारे अंतः पर्वतीय क्षेत्र तथा नदी घाटियाँ अवस्थित हैं, जैसे सतपुड़ा, विंध्यन, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ। तो वहीं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी जैसी व्यापक नदियाँ पाई जाती हैं, जिसमें गोदावरी को दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी जो है स्वयंबकेश्वर से निकलती है, स्वयंबकेश्वर से। वहीं कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से और कावेरी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक है, इस क्षेत्र में कई सारे पठार भी अवस्थित हैं। इन पठारों की अगर बात करें तो पहला पठार आता है आपका मेवाड़ का पठार। ठीक है, यहाँ देखिए मेवाड़ का पठार। यह पठार अरावली श्रृंखला के पूर्व में अवस्थित है। यह पठार की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस ढाल के सहारे इस पठार पर बनास नदी बहती है, जो कि किसकी सहायक है, चंबल नदी। और चंबल नदी किसके लिए जाना जाता है, बीहड़ के निर्माण के लिए। यह पठार शैलों और बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अब मध्य भारत का पठार, यह पठार मुख्यतः मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इस पठार में अपने भयावह अपरदन के लिए जाना जाता है, जिसका कारण चंबल नदी है। इस पर्वत की पठार की बात की जाए तो यह उत्तर में ऊपरी गंगा मैदान, पूर्व में बुंदेलखंड उपभूमि तथा मालवा पठार से पूरी तरह से घिरा हुआ है। चंबल नदी घाटी में वनों की कटाई और भूमि की अत्यधिक चराई के कारण गंभीर अपवाह और कटाव की समस्या से प्रभावित है और यहाँ पे बीहड़ क्षेत्रों की प्रधानता पाई जाती है, जिसमें डाकू छिपने का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ की मिट्टी काली और जलोढ़ है तथा इस क्षेत्र में बाणगंगा, कुंवारी, सिंध, पार्वती और काली सिंध जैसी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, यह पठार मुख्यतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में अवस्थित है। यह पठार पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में विंध्यन क्षेत्र तथा उत्तर दिशा में यमुना नदी के बीच अवस्थित है। इसमें ग्रेनाइट और नीच से बनी चट्टानें हैं। इसकी औसतन ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। यह क्षेत्र भी अपरदन से बुरी तरह प्रभावित है, जिसका कारण इस क्षेत्र में किसी कार्य नहीं हो पाता है। इस क्षेत्र से होकर के बहने वाली जो नदियां हैं बेतवा हैं, धवन है और केन नदी है। ठीक है, केन नदी किसकी सहायक है ज़रूर बताइएगा। इस क्षेत्र में कई प्रकार के जलप्रपात भी पाए जाते हैं। जलप्रपात जब ऊपर पर्वतीय क्षेत्र से अचानक नदी नीचे गिरती है तो यहाँ एक गड्ढा बन जाता है, उसी से जलप्रपात का निर्माण होता है। जैसे रजावत और कोरला, होमवर्क है, बताइए रजावत और कोरला किस नदी पे जलप्रपात बनता है और किस राज्य में। अब बात मालवा के पठार की, यह मध्य प्रदेश
में अवस्थित है। यह त्रिभुजाकार अवस्था में है, लावा निक्षेपों से बना हुआ है। इसके अपक्षय से काली मृदा का निर्माण हुआ है। यहाँ पे इस पठार से ही शिप्रा नदी प्रवाहित होती है, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है, और इसके ही शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है, जो महाकालेश्वर मंदिर का भी यह स्थान है। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली काली सिंध नदी भी एक प्रमुख स्थान रखती है। यहाँ गेहूं, सोयाबीन, कपास, अफीम, मूंगफली, ज्वार और आदि फसलें उगाई जाती हैं। मालवा के पठार में एस्बेस्टस, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट और स्लेट जैसे खनिज प्राप्त होते हैं। बघेलखंड का पठार, यह पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। बघेलखंड के पठार में कोयला, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, चिकनी मिट्टी, क्वार्ट्स के अविकसित निक्षेप लेकिन प्रचुर खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। बघेलखंड में जनजातियों की बहुलता है। इसमें कोल और गोंड जनजातियां संपूर्ण बघेल पठार पर निवास करती हैं। अब कोल और गोंड भारत की सबसे प्राचीन आदिम जनजातियों में से एक जानी जाती हैं। यह पठार सोन और महानदी के अपवाह तंत्र को विभाजित करता है। दंडकारण्य का पठार, यह पठार मुख्यतः छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में विस्तृत है। इसे बस्तर के पठार के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए ये वाला क्षेत्र, ठीक है। यह पठार, इस पठार पर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी इंद्रावती है, जो कि गोदावरी की प्रमुख सहायक है। गोदावरी की अन्य सहायक कौन सी हैं? WPI, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती एंड प्राणहिता, ठीक है। WPIP, प्राणहिता। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर ही स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। अपने घोड़े की नाल जैसे आकृति के कारण इसे भारत का नियाग्रा, तो नियाग्रा है कहाँ? कनाडा और USA के बीच में है नियाग्रा जलप्रपात। इसके अलावा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी के तट पर अवस्थित है। यह पठार अपने खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। लोहा, बॉक्साइट, तांबा, कोयला आदि खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। उड़ीसा का कालाहांडी, कोरापुट, ये बॉक्साइट के लिए काफ़ी फेमस क्षेत्र है। दल्ली राजहरा कहते हैं इसको। दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में यह लौह अयस्क की खदान के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। अब छोटा नागपुर का पठार, भारत का सबसे अधिक कोयला यहाँ से प्राप्त होता है, लोहा प्राप्त होता है। सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, ठीक है। यह मुख्य रूप से झारखंड में अवस्थित पठार है। यह पठार अपने कोयला भंडार के लिए विख्यात है। इसके साथ ही यहाँ अभ्रक, लोहा और यूरेनियम, जादूगुड़ा यूरेनियम के निक्षेप कहाँ से पाए जाते हैं? तो जादूगुड़ा से पाए जाते हैं, ठीक है। दामोदर नदी इस पठार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत का सबसे बड़ा और उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला भंडार, लोह अयस्क भंडार, छोटा नागपुर पठार में ही अवस्थित है। इस उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में इस्पात, बिजली और संयंत्र आदि उद्योग के माध्यम से औद्योगिक विकास हुआ है। इसकी तुलना जर्मनी के रूर औद्योगिक क्षेत्र से भी की जाती है, तो ये भारत का रूर क्षेत्र भी कहलाता है। इस क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी का प्रवाह तंत्र मिलता है। मेघालय कार्बी एंगलोंग का पठार, यह पठार छोटा नागपुर पठार का ही एक हिस्सा था, जो भूगर्भिक क्रियाओं के कारण उत्पन्न मालदा गैप से विभाजित होता है। मालदा गैप कहाँ है? यहाँ पे अवस्थित है, बांग्लादेश में। यह शिलांग का पठार भी कहा जाता है। इस पठार में लोहा, यूरेनियम, कोयला के निक्षेप मिलते हैं। गारो, खासी, जैंतिया इस पठार पर ही अवस्थित पहाड़ियाँ हैं और इसी क्रम में है पश्चिम से पूर्व तक। पहले गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया, और ऐसे हैं कि यहाँ पे मानसूनी पवनें आके घिर जाती हैं और मौसिन राम में सर्वाधिक विश्व की वर्षा करते हैं। अब बात करते हैं दक्कन का पठार। यह पठार भी कई भागों में विभाजित है। यह प्रायद्वीपीय भारत में स्थित त्रिभुजाकार पठार है। देखिए ये पूरा आप देख रहे होंगे त्रिभुजाकार पठार। यह पठार ज्वालामुखी लावा से निर्मित हुआ है। ज्वालामुखी कहाँ से आ गया सर? अब बात करते हैं वापस से। पिछली क्लास में आपने सुना होगा 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था। यहाँ ऊपर 2 भाग पेंजिया के हो गए थे, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और इसी गोंडवाना लैंड के आगे बढ़ते क्रम में जब ये हिंद महासागर में रीयूनियन द्वीप आज जहाँ है वहाँ पे भारत का ये दक्षिणतम भाग था, तब यहाँ पे लावा निक्षेप प्राप्त हुआ था, ठीक है। काली मृदा की प्रधानता के कारण यह क्षेत्र कपास और गन्ने के उत्पादन के लिए जाना जाता है। प्रमुख चीनी मिलें यहाँ महाराष्ट्र में उपस्थित हैं, तमिलनाडु में अवस्थित हैं। इस पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर होने की वजह से अनेक नदियाँ यहाँ से निकलती हैं पश्चिमी घाट पर्वत से और यहाँ प्रवाहित होती हैं, जैसे गोदावरी स्वयंबकेश्वर से, कृष्णा महाबलेश्वर से, ब्रह्मगिरी
पर्वत से निकलती है कावेरी नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। अब इसमें बात करते हैं प्रायद्वीपीय प्रदेश के प्रमुख पर्वतों की। अरावली पर्वत श्रृंखला, यह प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है जो अपने अवशेष में अब बचा हुआ है। यह पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है। यहाँ देखिए यह है गुजरात से दिल्ली तक पाया जाता है यह क्रम। इसका विस्तार 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है, जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। यह कटी छटी अवस्था में अब भी मौजूद है। 80% भाग राजस्थान में पड़ता है। भारत के राष्ट्रपति का जो भवन है, राष्ट्रपति भवन जिसे कहते हैं, यह दिल्ली में इसकी सर्वोच्च श्रृंखला है अरावली की। रायसीना हिल्स इसी पर बनाया गया है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अपने दक्षिणी भाग में यह अधिक चौड़ी है और ऊंची है, तो वहीं उत्तरी भाग में कम चौड़ी और कम ऊंची है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर माउंट आबू, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहीं पे अवस्थित है, जैनों का मंदिर। ठीक है, यहाँ सीसा, तांबा, जस्ता के साथ साथ चांदी के भी निक्षेप पाए जाते हैं। इसके पश्चिम में थार का विशाल मरुस्थल अवस्थित है, जिससे बनने के कारण एक अरावली की भी अवस्थिति है। यानी जो मरुस्थल बना है इसका एक कारण अरावली का अपनी अवस्थिति भी है, क्योंकि जब मानसूनी पवनें यहाँ से आती हैं और आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पे सामने पड़ती है पश्चिमी घाट पर्वत, जो इनको रोक के बारिश कराती है। लेकिन ये समानांतर पड़ जाता है अरावली श्रृंखला, तो हवाएं ऐसे समानांतर होकर आगे बढ़ जाती हैं, इसलिए बारिश नहीं हो पाती है इस क्षेत्र में और मरुस्थल का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद 23.5 डिग्री का हाई प्रेशर जोन भी है यहाँ पे, जहाँ पे हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं और हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं, और बारिश के लिए तो लो प्रेशर होना चाहिए। इस पहाड़ से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं बाना, लूनी, साकी और साबरमती। ठीक है, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। विंध्यन रेंज, यहाँ देखिए ये है आपका विंध्यन रेंज, गुजरात से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, कैमूर की पहाड़ियाँ बिहार तक। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य भाग में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वत की एक श्रृंखला है, जो भारतीय उपमंडल को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करती है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर अगर नज़र डालें तो यह चूना पठार से निर्मित पर्वत है तथा लाल बलुआ पत्थर यहाँ पाया जाता है, और इसी वजह से दिल्ली वगैरह में जितने भी निर्माण हुए हैं यहीं से पर्वत ले जाकर के मध्यकालीन भारत में लाल बलुआ पत्थर से, जहाँ आप लाल किला देखेंगे, फिर उसके बाद आप कुतुब मीनार देखेंगे, तो इन्हीं लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। लगभग 1086 किलोमीटर में यह फैली हुई है। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार लगभग 4 राज्यों में है। कैमूर की पहाड़ियाँ बिहार में पाई जाती हैं, कैमूर जिला और रोहतास जिले में। इससे चंबल, बेतवा, केन, टोंस, काली सिंधी, पार्वती जैसी नदियों का उद्गम होता है। यहाँ हीरे की खदान पन्ना मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसी श्रृंखला में भारनेर, कैमूर और पारसनाथ जैसे पर्वत अवस्थित हैं। ठीक है, पारसनाथ जैसे पर्वत अवस्थित हैं। सतपुड़ा रेंज, यहाँ देखिए सतपुड़ा, महादेव, मैकाल श्रेणी 4 भागों में बटा हुआ है। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर चलें तो पहले राजपीपला पड़ता है, फिर गाविलगढ़, फिर महादेव और फिर मैकाल की श्रेणी। इस मैकाल श्रेणी में ही अवस्थित है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। यहाँ देखिए अमरकंटक की पहाड़ियाँ, और यहीं से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। नर्मदा पश्चिम की ओर और सोन जो है यम जाकर के मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है, पहलेजा घाट के पास, पटना के पास। यह पर्वत श्रृंखला नर्मदा और तापी के मध्य अवस्थित है। ऊपर देखिए नर्मदा, नीचे देखिए तापी और बीच में सतपुड़ा रेंज। इसकी औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर है, 600 मीटर। मुख्यतः यह एमपी, गुजरात में फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर है, चौड़ाई 150 किलोमीटर है। अब बात करते हैं इसकी सर्वोच्च चोटी महादेव श्रृंखला में स्थित है, जिसको कहते हैं धूपगढ़, जो कि एक पिकनिक स्पॉट भी है, पर्यटक यहाँ आते हैं। 1350 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। महादेव पहाड़ी में ही पंचमढ़ी भी अवस्थित है, ये भी पर्यटन स्थल है। महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में अवस्थित बैतूल के पठार से तापी नदी का उद्गम होता है। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। भारिया यहाँ की प्रमुख जनजाति है। अब बात पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पर्वत की। भारत के पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, ये पहाड़ ना होकर के कगार है। क्या है? कगार है, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा यहाँ पे जो था वो समुद्र में भ्रंश पड़ने की वजह से धंस गया, जिसकी वजह से द्वारिका शहर भी धंस गया। यह भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिमी तट के समानांतर अवस्थित एक
संकीर्ण जो है मैदानी क्षेत्रों के बाद पड़ता है। पश्चिमी घाट उत्तर में तापी नदी से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच है। पश्चिमी घाट का पूरा हिस्सा मुख्य रूप से थाल घाट, भोरे घाट और पाल घाट गैप से ही पास किया जा सकता है। यहाँ देखिए थाल घाट, भोरे घाट और पाल घाट, और नीचे पड़ता है सेनकोट्टा जो एक निचली पहाड़ी दर्रा है जो तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच अवस्थित है। क्या? पाल घाट। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 1200 मीटर है। यह एक भ्रंश कगार का उदाहरण है। इसकी पश्चिमी ढाल तीव्र तथा पूर्वी ढाल मंद है। क्यों? क्योंकि ये टूट करके समुद्र में मिल गया तो ये खड़ी ढाल पड़ती है और ये मंद पड़ती है पूर्व में। यह विश्व के 36 हॉट स्पॉट में भी शामिल है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा की वजह से यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मानसूनी पवनें जब यहाँ पहुँचती हैं तो ये पश्चिमी घाट पर्वत इनको पवनों को रोकती हैं और ये समुद्र से आने के कारण आर्द्रता लेके आती हैं और पहाड़ों से ऊपर उठ करके संघनित होकर बारिश करती हैं। उत्तरी सह्याद्री इसकी अवस्थिति तापी नदी से 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के आसपास है। इसकी सर्वोच्च चोटी कालसुबई है। इसकी अन्य प्रमुख चोटी महाबलेश्वर है जहां से कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है। मध्य सह्याद्री यह 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से लेकर नीलगिरी पर्वत तक अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख है, कर्नाटक में लोहे भंडार के लिए विख्यात है। बाबा बूदन की पहाड़ी स्थित है जिसपे कहवा की खेती की जाती है। बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक में। दक्षिणी सह्याद्री यह नीलगिरी से कन्याकुमारी तक है। इसके 3 भाग हैं, अन्नामलाई, कार्डमम, पालनी की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पर ही दक्षिण भारत की यानी पूरे प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है जो केरल में है। कार्डमम की सबसे ऊंची चोटी अगस्ता मलाई है और इन पर मसालों की इलायची की खेती की जाती है, इसलिए इलायची की पहाड़ी भी इसे कहा जाता है। दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे थाल घाट। थाल घाट देखिए यहाँ, इससे मुंबई और नासिक में आया जा सकता है। फिर भोरे घाट, यहाँ मुंबई और पुणे के बीच में आया जाया जा सकता है। पाल घाट कोचिंग और कोयम्बटूर के बीच में आपस में जो है व्यापार होता है, सड़कें बनी हुई हैं। सेनकोट्टा तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है। ठीक है। अब बात पूर्वी घाट पर्वत की। ये देखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाया जाता है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 और केरल में भी कुछ पोर्शन है इसका। 6 भागों में ये लगभग बटा हुआ है, 6 राज्यों में। पश्चिमी घाट जहाँ सतत हैं वहीं पूर्वी घाट कटी छठी अवस्था में है। क्यों? क्योंकि यहाँ महानदी इसको काटती है, फिर यहाँ गोदावरी, फिर यहाँ कृष्णा और फिर यहाँ कावेरी नदी इसको काटती छाँटती है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है और महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक इसका विस्तार मिलता है। सर्वोच्च चोटी अरामकोंडा 1680 मीटर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यह श्रृंखला नदियों के अपर्दन से प्रभावित है। इसमें प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो नल्लामल्ला, एरामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में, वहीं जवादी, शिवराय तमिलनाडु में अवस्थित चोटियां हैं। अब बात करते हैं नोट प्रमुख बात पश्चिमी और पूर्वी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों पर, यानी ये भारत का नक्शा है, सूरत से तमिलनाडु और ये कटी छठी अवस्था में उड़ीसा तक, और ये जिस जगह पे मिलती है इधर कर्नाटक है, इधर तमिलनाडु है और इधर केरल है। ठीक है। और ये आपस में नीलगिरी पर्वत पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत मिलते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। इस पर ऊटी नामक पर्यटक स्थल है, ऊटी सभी जाना चाहते हैं। इस पर टोडा जनजाति निवास करती है। इस पहाड़ी पर ही नीलगिरी ताहर नाम की बकरी प्रजाति पाई जाती है जो तमिलनाडु की राजकीय पशु है। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो और ये पूरी फैक्चुअल नॉलेज वाली इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर और गहन अध्ययन करना चाहते हैं आप, रिजल्ट मित्रा पे ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सुनील सर की इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी और साथ ही साथ वर्ल्ड मैप से रिलेटेड जितने भी डीपली नॉलेज वाले पोर्शन है वो कराए गए हैं। उम्मीद है आप वहाँ से जाकर के इसे और गहनता से कर सकते हैं। हमारा ओरिएंटेशन फैक्चुअल विद कॉन्सेप्ट नॉलेज पे है और साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि क्विक रिवीजन आपको कैसे दिया जा सके। तो देखते रहिए रहबर नवाज के साथ रिजल्ट मित्रा पर भारत का भूगोल।